तो फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 4। ठीक, थायराइड हार्मोन, एंटी थायराइड, पैराथार्मोन, कैल्सिटोनिन, विटामिन डी, ये खत्म हो गया। आज हम लोग खत्म करेंगे इंसुलिन। देखो, इंसुलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारी बॉडी का। हार्मोन कह सकते हो, पॉलीपेप्टाइड इन नेचर होता है, हार्मोनल नेचर होता है, राइट। अब अगर इसकी कमी आज की डेट में देखा जाए तो लगभग 10 में से 1 इंसान को हो गई है। मींस सर्दी जुखाम बुखार की तरह आज की डेट में इंसुलिन की समस्या, बोले तो डायबिटीज। कोई ऐसा घर बहुत रेयर होगा जिसके घर में डायबिटिक पेशेंट ना हो। लगभग हर घर में डायबिटिक पेशेंट आज की डेट में है। ठीक, तो इसीलिए इंसुलिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ने के लिए। चलो देखते हैं। देखो, इंसुलिन की जो डिस्कवरी हुई थी 1921 में डॉक्टर फेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। चार्ल्स और फ्रेडरिक बेंटिंग, कई बार बेंटिंग एंड चार्ल्स भी नाम लिखा रहता है, याद रहे का, कई बार बेंटिंग एंड चार्ल्स। अगर डॉक्टर फ्रेडरिक आ जाए तो डॉक्टर फ्रेडरिक, चार्ल्स एंड बेंटिंग कई जगह एमसीक्यू में देखा है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 1921 में इन्होंने डिस्कवरी की थी और 1923 में इनको, देखो यहां पे आ गया ना, बेंटिंग को मिला था नोबेल प्राइज। किसके बिहाफ पे? ये डिस्कवर करने के। 1956 में केमिकल स्ट्रक्चर पता चला था किसका? इंसुलिन का, बाय द सेंगर। जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था सेंगर। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। एक फ्रेडरिक एंड बेंटिंग ने 1921 में डिस्कवर किया। 1923 में बेंटिंग को नोबेल प्राइज मिला था। बाद में 1956 में जो इंसुलिन का केमिकल स्ट्रक्चर है वो डॉक्टर सेंगर जो साइंटिस्ट थे उनके थ्रू पता चला कि फुल्ली वर्कआउट होता है। कंप्लीट केमिकल स्ट्रक्चर उन्होंने इसका ड्रॉ करके बताया था। क्लियर? सोचो, उनको कुछ नहीं पता था। उस जमाने में टेक्नोलॉजी कितनी लो थी, बहुत लो ग्रेड की टेक्नोलॉजी में भी उन्होंने वो केमिकल स्ट्रक्चर बनाए। आज की डेट में इतनी हाई ग्रेड की टेक्नोलॉजी है, हमें कुछ नहीं बनाना, उन्होंने जो बनाया है उसको समझना है खाली, और वही हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। अब अंदाजा लगा के देखो वो कहां थे और हम कहां हैं। बिना किसी सुविधा के उन्होंने डिस्कवरी करके दिखाई, केमिकल स्ट्रक्चर पता कर। अभी तुमको चावल दे दिया जाए, बोले इसका केमिकल स्ट्रक्चर बताओ, कौन कौन सा केमिकल है, कुछ नहीं कर पाएंगे। सोचो उस जमाने में, वो भी इंसुलिन जैसी चीज। आटा दाल चावल के केमिकल स्ट्रक्चर तो समझ में आता है, इंसुलिन का उस समय तो डायबिटीज भी ज्यादा नहीं होती थी, है ना। तो इंसुलिन का केमिकल स्ट्रक्चर की आज की डेट में हम समझने में भी मिस्टेक कर जाते हैं। सोच के देखो, सोचने वाला विषय है, राइट। तो इस तरह से शुरुआत हुई काहे की? इंसुलिन की। अब इंसुलिन कहां से सिक्रीट होता है, कुछ बेसिक चीजें जान लो। एक तो बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, कहां पे? पैंक्रियाज में। यहां से सिक्रीट होता है कौन सा? इंसुलिन। काम क्या होता है इंसुलिन को? जो हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, जितना जरूरत हमारी बॉडी ने कंज्यूम कर लिया, भाई जैसे हमको सैलरी मिलती है तो जितनी जरूरत है उतनी हमारी खर्चा हो गई, जो बची उसको हमने फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया कि कभी कोई जरूरत पड़ी तो वापस से निकाल लेंगे, है ना, या तिजोरी में रख दिया, जरूरत है तो निकाल लेंगे। वही काम यहां पे है। जो ग्लूकोज जरूरत का है उससे एटीपी बन गई, जितना रिमेनिंग बच गया इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन उसको तिजोरी में बंद कर देगा, मींस ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके ये स्टोर कर देगा। तो इस काम के लिए इंसुलिन बहुत जरूरी है। अगर इस इंसुलिन की गलती से कमी हो जाए, गलती से इंसुलिन की कमी हो जाए किसी भी रीजन की वजह से, तो जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में है वो ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। और जब ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा तो रिजल्ट क्या होगा? ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा। इंसुलिन क्या करता है? जितना बढ़ा हुआ है, जितना एक्सेस ग्लूकोज, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। अब अगर इंसुलिन ही नहीं है तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। इसी को बोलते हैं डायबिटीज, या कह लो डायबिटीज मेलाइटस। क्लियर? जिसको शुगर की बीमारी बोलते हैं। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक था इंसुलिन के बारे में। अब देखो, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो। अब हम पढ़ते हैं
इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इज अ हार्मोन सिक्रीटेड बाय द पैंक्रियाज बाय द बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ द बीटा सेल्स से सिक्रीट होता है, हमने बात करी। इंसुलिन करता क्या है? इंसुलिन लोअर्स द ब्लड शुगर लेवल इन डायबिटीज मेलाइटस अकर्स इन एब्सेंस ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन। डायबिटीज मेलाइटस कब होती है? डायबिटीज मेलाइटस अकर्स हो जाती है अगर इंसुलिन की एब्सेंस है या इंसुलिन की डेफिशिएंसी है बॉडी में, तो डायबिटीज मेलाइटस हो सकती है। टाइप 1 टाइप 2 की बात नहीं करेंगे यहां पे, ठीक। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन बेसिकली देखो ये सारे पॉइंट, एक इंसुलिन हार्मोन है, दूसरा सिक्रीट कहां से होता है? कौन सी ग्लैंड से? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज एक चीज और याद रखो, हमारी हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों तरह काम करती है, एक पॉइंट। दूसरा कहां से? स्पेसिफिक पैंक्रियाज में, कहां? बीटा सेल्स। बीटा सेल्स आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक। तीसरा पॉइंट करता क्या है? लोअर्स द ब्लड शुगर लेवल। बीमारी कौन सी होती? डायबिटीज मेलाइटस। कब होती है? एब्सेंस ऑफ इंसुलिन। और नेचर क्या है? पॉलीपेप्टाइड इन नेचर है। क्लियर? कितने कितने कंपोज्ड ऑफ चेन ए, जो कैसी रहती है? एसिडिक। बनी कितने की है? 21 अमीनो एसिड। तो चेन ए और बी दो चेन की मिलकर बनी हुई है। ए चेन में कितने अमीनो एसिड? क्वेश्चन पूछा जाता है 21 अमीनो एसिड। बी चेन में कितने अमीनो एसिड? 30 अमीनो एसिड। एसिडिक चेन कौन सी है? चेन ए। बेसिक चेन कौन सी है? चेन बी। ये सारे पॉइंट्स। चेन बी में कितने अमीनो एसिड? 30, जो बी से बेसिक। चेन बी भाई दो चेन है ना, चेन ए है, ए से होता है एसिडिक, ठीक। चेन बी है, बी से होता है बेसिक, और कितने? 30 अमीनो एसिड। ये दोनों चेन एक दूसरे से जो जुड़ी होती हैं, बीच में होता है डाई सल्फाइड बॉन्ड, ब्रिज का काम करता है। मान लिया लाइक दिस, ऐसे। तो इस तरीके से डाई सल्फाइड बॉन्ड दो अमीनो एसिड की जो चेन है, चेन ए और चेन बी, इन दोनों को जोड़ के फॉर्मेशन करती है इंसुलिन का, ठीक। बोथ ए एंड बी चेन इज ज्वाइंट कनेक्टेड पेप्टाइड सी। अब ए और बी आपस में जुड़ी किससे होती हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। लेकिन इस तरह की बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, पॉलीपेप्टाइड बहुत सारी, तो दूसरा इसी तरीके से दूसरा भी तो होगा, ये भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा होगा, दूसरी चेन भी होगी, ठीक, तभी तो पॉलीपेप्टाइड हुआ। अब ये दोनों एक दूसरे से सी चेन से जुड़े हैं, सी पेप्टाइड बॉन्ड से। दो चेन, एक ए बी ये हुआ, एक ए बी ये हुआ। अब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे सी से, कनेक्टिंग लिंक का काम करेगा ना, लिंकेज का काम करेगा। वो कौन सा है? वो है सी पेप्टाइड, कंपोज्ड इन मैन 31 अमीनो एसिड। क्लियर? अब बात करें इमीडिएट प्रिकर्सर। इंसुलिन का जो इमीडिएट प्रिकर्सर होता है, मींस किससे मिलकर बना है, तो उसको बोलते हैं प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन, इंसुलिन कहां बनता है? बीटा सेल में, और बीटा सेल में इंसुलिन बनने का प्रिकर्सर कौन सा है? प्रो इंसुलिन। बोले तो इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक, इनएक्टिव फॉर्म में है। प्रिपरेशन कैसे करोगे? प्रिपरेशन कैसे करोगे? इंसुलिन, इंसुलिन इज वेल सॉल्युबल, सॉल्युबल है, इट इज रैपिडली एब्जॉर्ब एंड रैपिडली एलिमिनेटेड। रैपिडली एब्जॉर्ब होकर ऑनसेट एक्शन दिखाएगी, और जितना अनयूज्ड है वो बॉडी से बाहर चली जाएगी। इट हैज द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, द एडिशन ऑफ सब्सटेंस लाइक प्रोटामिन और जिंक। देखो इसमें क्या है, अगर प्लेन इंसुलिन की बात की जाए तो प्लेन इंसुलिन का ऑनसेट एक्शन होता है और ऑनसेट बॉडी से बाहर चली जाती है, मतलब ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कैसा है? शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। लेकिन किसी इंसान को लंबे समय तक, कुछ देर के लिए आराम चाहिए कि भाई 4-6 घंटे उसका काम रहे, तो क्या करना पड़ेगा? करना यह पड़ेगा कि इसका जो एक्शन है एलिमिनेशन का, उस एक्शन को स्लो कर दो, काम करने के एक्शन को थोड़ा सा स्लो कर दो, कि बॉडी में कुछ देर तक रुके। इसीलिए फिर इंसुलिन की प्रिपरेशन करी गई, मींस कुछ एडिटिव्स मिलाए गए जिसकी वजह से ये बॉडी में कुछ देर तक रुका रहे। तो उसके लिए सब्सटेंस लिया गया प्रोटामिन और जिंक। ये क्या करते हैं? डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन सॉल्युबल तो है, सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन सॉल्युबिलिटी कम कर दी गई, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे सॉल्युबल होगा, धीरे धीरे जब सॉल्युबल होगा तो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा। भाई दीज प्रिपरेशन आर स्लोली एब्जॉर्ब एंड हेंस द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन।
धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा और जैसे जैसे एब्जॉर्ब होगा अपना एक्शन दिखाएगा। कहने का मतलब जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो काफी लंबा हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए कौन सा सब्सटेंस चाहिए? प्रोटामीन और जिंक प्रिपरेशन चाहिए। इंसुलिन के साथ मिलाते हैं इंसुलिन बनाने, प्रिपरेटिव या सिंथेटिक इंसुलिन बनाने में, ताकि उसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो कॉमन इंसुलिन की जो प्रिपरेशन है इसको क्लासिफाई किया गया है। एक तो क्रिस्टलाइन इंसुलिन या प्लेन इंसुलिन, इसी को क्रिस्टलाइन इंसुलिन भी बोलते हैं। क्रिस्टलाइन या प्लेन इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग है ये, है ना। प्लेन है मींस कुछ मिलाया नहीं है इसमें। दूसरा इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, इसको बोलते हैं सेमी लेंटे। क्या बोलते हैं? सेमी लेंटे, याद रहे। सेमी लेंटे मींस अभी कंप्लीट लेंटे नहीं, सेमी लेंटे। ये थोड़ा सा जिंक मिलाया इसमें ताकि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट से थोड़ा सा आगे, है ना, फिर भी ये शॉर्ट एक्टिंग की कैटेगरी में। दूसरा इमीडिएट इंटरमीडिएट एक्शन, अब ग्लोबिन जिंक इंसुलिन, ग्लोबिन जिंक मिलाया। दूसरा आइसोफेन इंसुलिन, आइसोफेन का डेरिवेटिव। तीसरा इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, याद रहे एक ये सेमी लेंटे था, फिर इंसुलिन जिंक सस्पेंशन कैसा? लेंटे। तो जहां पे लेंटे आएगा वो इंटरमीडिएट एक्शन। क्लियर। फिर लॉन्ग एक्टिंग की बात की जाए, यहां पे प्रोटामिन, देखो प्रोटामिन और जिंक ये दोनों मिलाया, प्रोटामिन मिलाया गया, प्रोटामिन जिंक इंसुलिन में, प्रोटामिन जिंक इंसुलिन बोला। दूसरा इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, इस बार कौन सा? ये अल्ट्रा लेंटे मीन सुपर इसको प्रोसेस कर दिया गया। तो ये लॉन्ग, अल्ट्रा लेंटे मींस लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, प्रोटामिन जिंक इंसुलिन मींस लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। यहीं पे सेमी लेंटे होता तो इंटरमीडिएट, और सिर्फ लेंटे होता तो इंटरमीडिएट, और सेमी लेंटे होता तो शॉर्ट एक्टिंग। ठीक है, तो इस तरीके से स्पेशली इंसुलिन का क्लासिफिकेशन किया गया है, इंसुलिन को क्लासिफाई किया गया है इन कैटेगरीज में। ठीक, कुछ और इंसुलिन जो क्लिनिकल ट्रायल्स में है, जो कुछ और सिंथेसाइज किए जा रहे हैं, अब आज की डेट में फुल्ली डेवलप्ड है। दीज आर द प्योरर फॉर्म ऑफ द न्यूट्रल एंड स्टेबल प्रिपरेशन ऑफ फ्री प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन की फ्री फ्रॉम और प्योरेस्ट फॉर्म है। ऑल्सो दे आर लेस एंटीजेनिक एंड कैन बी यूज्ड इन पेशेंट एलर्जिक टू बीफ इंसुलिन। ऐसे पेशेंट जिनको बीफ से जो इंसुलिन, बीफ के इंटेस्टाइन से या बीफ के पैंक्रियास से जो एक्सट्रैक्ट करके इंसुलिन निकाला गया है, कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको उससे एलर्जी हो रही है, तो उनके लिए ये, या वो रेजिस्टेंट हो गए हैं बीफ से निकाले हुए इंसुलिन से, तो उनके लिए ये नए इंसुलिन ज्यादा कारगर हुए। तो प्रिपरेशन कैसी है भाई? जाहिर सी बात है नई प्रिपरेशन है, थोड़ा एक्सपेंसिव होंगी, और जब एक्सपेंसिव होंगी तो ये मेडिसिन भी काफी एक्सपेंसिव होती हैं। जैसे न्यूसो की बात करें, ये बोविन इंसुलिन इज क्लियर न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ द इंसुलिन। किससे? बोविन से निकाला गया, बोविन शीप जो होती है उससे निकाला गया है न्यूसो। नेक्स्ट है एक्ट्रापिड। एक्ट्रापिड जो है इंसुलिन है क्लियर नेचुरल सॉल्यूशन ऑफ द मोनोकम्पिटेंट पोर्सिन इंसुलिन। किससे? ये पोर्सिन इंसुलिन है, राइट। फिर रैपिटार्ड, ये क्या? क्लाउडी मिक्सचर होता है एक्ट्रापिड का और बोविन इंसुलिन का। मींस न्यूसो और एक्ट्रापिड जिससे मिलकर बने हैं, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है रैपिटार्ड। ठीक, मींस एक्ट्रापिड बोले तो मोनोकम्पिटेंट पोर्सिन इंसुलिन और आपका बोविन इंसुलिन, इन दोनों को मिक्स कर दिया तो बन गया रैपिटार्ड। तीसरा आता है मोनोटार्ड। मोनोटार्ड कंटेन्स हाईली प्यूरिफाइड पोर्सिन इंसुलिन एंड नॉन एंटीजेनिक। ये जो पहला वाला था कौन सा? दूसरा वाला पोर इंसुलिन। पोर इंसुलिन को और ज्यादा प्रोसेस करके हाईली प्यूरिफाइड बनाया, उसको बोला मोनोटार्ड। फिर ह्यूमन इंसुलिन, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ई कोलाई कल्चर बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जो हमारी ही बॉडी में एस्चेरिचिया कोलाई है, उसके डीएनए मींस रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू उसके ह्यूमन के अंदर ही बनाया गया, ह्यूमन के अंदर ही इंसुलिन बनाया गया, तो उसको बोले ह्यूमन इंसुलिन। ठीक, न्यूअर कुछ और इंसुलिन है जो डिलीवरी डिवाइस के बेस पे क्लासिफाई किया गया, मींस रेडी टू यूज। उसमें क्या है? इंसुलिन सिरिंज। इसमें क्या भाई? डोज एक्यूरेट रेडी है, देना है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, तो इंसुलिन की सिरिंजेस रेडीमेड आती हैं। जेट इंजेक्टर्स आते हैं, फटाक से इंजेक्ट कर दिया। इंसुलिन के पंप आते हैं, इम्प्लांटेबल नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के इम्प्लांटेबल पंप आते हैं कि लगा दिया, फुर्सत हो गई, रोज रोज दवा लेने की जरूरत नहीं है। बॉडी में जब जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा वो थोड़ा सा बॉडी में क्या होगा? डिसॉल्व होगा और ब्लड के शुगर के लेवल को नीचे कर देगा। एक्सटर्नल आर्टिफिशियल पैंक्रियाज लगा देते हैं कुछ केसेस में,
ताकि वो ह्यूमन बॉडी के लिए इंसुलिन का फॉर्मेशन कर सके। ठीक, तो इस तरीके से इंसुलिन का क्लासिफिकेशन, कुछ नई ड्रग का क्लासिफिकेशन की बात की गई। अब सिंथेसिस और रेगुलेशन की बात कर ली जाए। इंसुलिन का सिंथेसिस प्रोड्यूस्ड इन सफिशिएंट अमाउंट, कहां से? बीटा सेल से। ठीक है, द इंसुलिन mRNA इज ट्रांसलेटेड एज द सिंगल चेन प्रिकर्सर known the pro-insulin, and pro-insulin is the generated by the removal of the single peptide while getting inserted into the endoplasmic reticulum। जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है mRNA क्या ये बताएगा, मैसेज देगा डीएनए का। भाई डीएनए से का जो मैसेज है वो मैसेंजर आरएनए के पास गया, मैसेंजर आरएनए ट्रांसफर आरएनए या ट्रांसलेटेड आरएनए को देगा और उसी के हिसाब से फिर आगे की प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। आफ्टर ऑल जो इंसुलिन है आपका पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक, तो पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, किसके अंदर जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो जो प्रो इंसुलिन इज मेड अप ऑफ 3 डोमेन। जो प्रो इंसुलिन है इसमें 3 डोमेन होते हैं, 3 डोमेन। कोई भी अमीनो एसिड है तो उसको याद रखना। एक टर्मिनल होता है कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल, कार्बोक्सी टर्मिनल, जिसको ए चेन का कार्बोक्सी, अमीन टर्मिनल बी चेन का, और तीसरा क्या था? सी पेप्टाइड, जो दोनों को बीच से जोड़ता है। ए बी दोनों डाइसल्फाइड से जुड़े हैं। ठीक, इस तरह की दूसरी चेन को जोड़ता है सी बॉन्ड। ठीक है, तो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैच्योर कहां पे होता है? मैच्योर फॉर्म ऑफ द इंसुलिन इज जनरेटेड। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इंसुलिन के मैच्योर फॉर्म को जनरेट करता है बाय रिमूविंग द सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड जो 2 स्ट्रैंड को जोड़ के रखता है उसको फिर बाद में रिमूव कर दिया जाता है जब मैच्योर हो जाता है। तो फॉर्म द प्रो इंसुलिन एक्सपोज द स्पेसिफिक एंडोपेप्टाइडेजेस। दिस फॉर्म ऑफ द इंसुलिन द फ्री सी पेप्टाइड आर पैक्ड टुगेदर द सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स गोल्जी व्हेन गेट कलेक्टेड टू साइटोप्लाज्म। तो जो सी पेप्टाइड है, भाई मैच्योर हमको इंसुलिन मिल गया, अब सी पेप्टाइड का कोई काम नहीं है, तो जस्ट एक कनेक्टिंग लिंक था। फिर से सी पेप्टाइड गोल्जी के अंदर जाएगा, गोल्जी बॉडी से फिर से साइटोप्लाज्म में चला जाएगा और वापस से फिर से अपना वही सेम प्रोसेस फिर मदद करेगा नए इंसुलिन के फॉर्मेशन की। इंसुलिन सीक्रेट कहां होता है? बीटा सेल्स किसकी? पैंक्रियास की, बाय द एक्सोसाइटोसिस। जब स्टिमुलस आता है कि ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, इस स्टिमुलस के बिहाफ पे पैंक्रियास की जो बीटा सेल्स होती हैं उनमें एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है जिससे इंसुलिन का बॉडी से सिक्रीशन होता है। रिलीज ऑफ इंसुलिन डिफ्यूज इनटू द आइसोलेट कैपिलरी। जो आइसोलेट की कैपिलरीज होते हैं, सी पेप्टाइड आल्सो रिलीज्ड ब्लड बट बायोलॉजिकली इनएक्टिव। जो सी पेप्टाइड होता है वो इनएक्टिव, उसका काम खत्म हो गया। एक्टिव वो तब तक रहेगा जब तक वो 2 स्ट्रैंड को जोड़ के रखता है। ठीक है, देखो यहां से ध्यान से इधर देखो, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक, दोनों चेन यानी ये हो गई ए चेन, ये हो गई बी चेन, 2 चेन से मिलकर बनी है। दोनों चेन को आपस में जोड़ा किसने? डाइसल्फाइड बॉन्ड ने। ठीक, डाइसल्फाइड बॉन्ड ने इस दोनों को, ये दोनों जो चेन है ए और बी चेन, ये दोनों चेन डाइसल्फाइड के साथ साथ दोनों एंड से जुड़ी है किससे? सी पेप्टाइड से। भाई बीच में भाई एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है, ये दोनों यहां से तो डाइसल्फाइड से जुड़ गई, लेकिन ऐसे भी तो जुड़ना चाहिए, तो ये किससे जुड़ेंगी? ये सी पेप्टाइड से, क्योंकि इनका शेप सी शेप का होता है इसीलिए नाम ही इसका रख दिया गया सी पेप्टाइड। ठीक, अब ये क्या हुआ? ये प्रो इंसुलिन हुआ। प्रो इंसुलिन आगे कहां गया? ये चला गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, यहां पे बन गया इसका प्रो इंसुलिन। देखो यहां पे ये ए चेन, ये बी चेन, एक कट यहां से लगेगा, एक कट यहां से लगेगा। यहां से कट लगेगा कहां पे? ये कट लगेगा कहां? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो ये मैच्योर फॉर्म में इंसुलिन बाहर और सी पेप्टाइड बाहर चला जाएगा। ये बाद में गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सी पेप्टाइड और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बाद ये वापस से साइटोप्लाज्म में, ये कहां चला जाएगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स और फिर यहां से साइटोप्लाज्म में। इंसुलिन कहां जाएगा? ये एक्सोसाइटोसिस के थ्रू से बीटा सेल से बाहर चला जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये इंसुलिन की सिंथेसिस होती है। इंसुलिन प्रोड्यूस कहां? बीटा सेल्स आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रो इंसुलिन, फिर गाल्जी ऑपरेटस में प्रो हार्मोन कन्वर्ट कर देता है प्रो इंसुलिन में। यहां से सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स को मिल जाता है आपका
इंसुलिन और सी पेप्टाइड, इस तरीके से सिंथेसिस है कहेगी। अब बात करें सिक्रीशन की, तो सिक्रीशन सिंपल सी चीज है, इंसुलिन कहां स्टोर रहता है, बीटा सेल्स में, बीटा सेल्स में स्टोर रहता है। रिलीज रिस्पांस कब होगा, जब जब ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा तो रिलीज का रिस्पांस मिलेगा। रिलीज ऑफ द इंसुलिन कंट्रोल किससे होगा, कंट्रोल्ड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज इन ब्लड। भाई किससे, अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल घट गया, इंसुलिन सिक्रीशन बंद, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ गया। मतलब अल्टीमेटली बोला जाए तो ये कंट्रोल्ड है। कंट्रोल किससे, ब्लड में ग्लूकोज लेवल से है। ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, किस तरह से एक्सक्रीट होगा, तो इंसुलिन सर्कुलेट करता है प्लाज्मा में, पार्टली बाउंड फॉर्म में और पार्टली फ्री फॉर्म में। ये क्या करता है, इंसुलिन सिक्रीट होता रहता है बाउंड फॉर्म में, पार्टली फ्री फॉर्म में होता है। इट इज टेकन मोस्ट बाय द लीवर, किडनी, स्केलेटल मसल। नो इंसुलिन इज टेकन, ध्यान रहे, आरबीसी और आरबीसी के सेल्स और ब्रेन, ये दो ऐसे पार्ट हैं जिसमें इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वहां की सेल्स इंसुलिन का अपटेक नहीं करती। बाकी जितने भी पार्ट्स हैं सब जगह इंसुलिन पहुंचता है, लेकिन ब्रेन और आरबीसी में नहीं पहुंचता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। इंसुलिन बाद में डिग्रेड भी यही होगा, लीवर, किडनी, टेस्टिस, प्लेसेंटा, मेटाबोलाइज्ड बाय द ग्लूटाथियोन इंसुलिन, ग्लूटाथियोन इंसुलिन ट्रांसहाइड्रोजिनेज, जिसको बोलते हैं इंसुलिनेज। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो इंसुलिन को डिग्रेड कर देता है। तो डिग्रेड कैसे, मींस मेटाबोलाइज कर देता है, तो ग्लूटाथियोन इंसुलिन ट्रांस डिहाइड्रोजिनेज या इंसुलिनेज, ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो इंसुलिन का डिग्रेडेशन कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सिक्रीशन और इंसुलिन का रिलीज हुआ। अब रोल क्या है भाई, फिजियोलॉजिकल रोल की बात करें, आपका सिलेबस बोलता है लीवर में क्या रोल है, तो लीवर क्या, इंसुलिन इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ टू एंजाइम, इंसुलिन दो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। कैसे, ग्लूकोकाइनोज, ग्लूकोकाइनेज विच इंक्रीज द ग्लूकोज अपटेक। जब जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, जब जब बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, इंसुलिन को सिक्रीट करेगा। तो इंसुलिन काम कैसे करेगा, जब ब्लड के, जब सेल्स के अंदर इंसुलिन जाएगा, सेल्स के अंदर सेल्स के अंदर जब ग्लूकोज जाएगा तभी तो सेल्स के अंदर इंसुलिन काम करेगा, और वो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। मतलब इंसुलिन क्या करता है, लीवर में जो लीवर की सेल्स हैं वो ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा देंगी। जब सेल्स के अंदर ज्यादा ग्लूकोज जाएगा तभी तो वो ज्यादा ग्लाइकोजन बनाएगा। तो ग्लूकोकाइनेज जो एंजाइम है इसके एक्टिविटी को बढ़ा देती है। दूसरा, ग्लाइकोजन सिंथेज, भाई जाहिर सी बात है ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन को, ज्यादा ग्लाइकोजन फॉर्म होगा तो ग्लाइकोजन ज्यादा डिपॉजिट होगा, तो ग्लाइकोजन के डिपोजिशन को मदद करती हैं। इट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ टू अदर एंजाइम, कुछ और दो अदर एंजाइम्स हैं जैसे फास्फोराइलेज और साइक्लिक एएमपी, इनहिबिशन ऑफ विच डिक्रीज द ग्लाइकोजिनोलिसिस ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन। भाई ब्रेकडाउन कम करेगा ना, देखो एक चीज ध्यान रहे, ग्लाइकोजन का, देखो ग्लूकोज से, एक मिनट, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना, ग्लाइकोजन बना किसकी वजह से बना, इंसुलिन की वजह से बना। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा, किसकी वजह से बनेगा, ग्लूकागॉन की वजह से बनेगा, ग्लूकागॉन। अब जब इंसुलिन का लेवल ज्यादा होगा तो ग्लूकागॉन का लेवल कम होगा, जब ग्लूकागॉन का लेवल ज्यादा होगा तो इंसुलिन का लेवल कम होगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जब इंसुलिन का लेवल डाउन, ग्लूकोज का, तो अब जब इंसुलिन का लेवल ज्यादा है तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि अभी फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन हो रहा है। ठीक, दूसरा, एंजाइम कंसर्न विद द ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब जो नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन रहा है उसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस, किसी नए मॉलिक्यूल से ग्लूकोज का बनना, मींस नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट की जगह कहीं फैटी एसिड से, कहीं प्रोटीन से, कहीं अमीनो एसिड से, इनसे ग्लूकोज के बनने को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। फ्रेश सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, as the result breakdown of the liver glycogen and fresh synthesis of glucose is decrease।
भाई जाहिर सी बात है, अभी जब बॉडी को जरूरत नहीं है, बॉडी के पास एक्सेस में ग्लूकोज है, तभी तो इंसुलिन का सिक्रीशन ज्यादा है। सिंपल सी चीज है, फीडबैक मैकेनिज्म। जब बॉडी में, ब्लड में ग्लूकोज, इंसुलिन का सिक्रीशन हो रहा है, इसका मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है, और जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है तो अननेसेसरी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन नहीं होगा, तो ग्लूकोज इज मेटाबोलाइज्ड टू लीवर एंड डिपॉजिट एज द ग्लाइकोजन। तो मेटाबोलाइज होगा लीवर में और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने के बाद वहीं पे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिजियोलॉजिकल रोल कहां हुआ? लीवर में। फिर एडिपोज टिश्यू की बात करें, यहां पे क्या रोल है? इंसुलिन इंक्रीज द परमेबिलिटी एंड अपटेक यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इन द फैट सेल्स। फैट सेल्स में ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन ज्यादा। कैसे? इंक्रीज द ग्लूकोज यूटिलाइजेशन लीड्स द सिंथेसिस ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लूकोज का जब यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, जब ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तो ग्लिसरॉल की सिंथेसिस होगी। भाई बाई प्रोडक्ट बनेंगे ना, ग्लाइकोलिसिस होगी, तो क्या होगा? ग्लिसरॉल बनेगा, अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट एंड फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा। अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट एंड फैटी एसिड में लेटर बाद में 2 कंपाउंड्स कंबाइन बनके क्या हो जाते हैं? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। यही तो फैटी एसिड, यही मिलके तो हमारा ट्राइग्लिसराइड बनता है। ट्राइग्लिसराइड बोले तो फैट, तो कहने का मतलब ग्लूकोज से भी फैट की सिंथेसिस होती है। ठीक, मतलब जो आपका इंसुलिन है वो लिपोजेनेसिस में, लिपोजेनेसिस या सिंथेसिस ऑफ फैट में हेल्प करता है, मींस एडिपोज टिश्यू में डिपोजिशन फैट का होता है। तो जब जब इंसुलिन के का फिजियोलॉजिकल रोल लिपोजेनेसिस भी है। याद रहे, बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि कहां इंसुलिन और कहां लिपिड फॉर्मेशन, कहां फैट फॉर्मेशन, कहां फैटी एसिड फॉर्मेशन, लिंक नहीं बनता, इसलिए लिंक ध्यान रखना है ना। तो कहीं पर भी आ जाए तो इंसुलिन का ही फिजियोलॉजिकल रोल है लिपोजेनेसिस। स्केलेटल मसल में इंसुलिन स्टिमुलेट द अपटेक, क्योंकि भाई मसल्स को जरूरत पड़ती है बॉडी बिल्डिंग की, मसल्स को जरूरत पड़ती है एनर्जी की, तो मसल्स की जो सेल्स हैं वो इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा देंगी। इट स्टिमुलेट द एंट्री ऑफ अमीनो एसिड इन द सेल, इट्स इनकॉर्पोरेशन टू प्रोटीन। भाई जाहिर सी बात है, एनाबोलिक इफेक्ट, एनाबोलिक इफेक्ट ग्लूकोज का अपटेक बढ़ाएंगी, अमीनो एसिड का अपटेक बढ़ाएंगी, और अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन से बॉडी बनेगी, मसल्स बनेगी। बट इट प्रिवेंट द ब्रेकडाउन ऑफ द फैट इन द मसल्स, मींस एंटी लिपोलिटिक इफेक्ट, मींस लिपोलिसिस के अगेंस्ट में काम करता है हमारा इंसुलिन। तो स्केलेटल मसल में एनाबोलिक इफेक्ट होता है इंसुलिन का, आपके लीवर में एनाबोलिक इफेक्ट होता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या रहा? फिजियोलॉजिकल रोल की बात करें, हो गया। अब कुछ क्लिनिकल रोल के, क्लिनिकल यूज क्या है? डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस मींस किसी इंसान में अगर डायबिटीज हो गई है तो इंसुलिन का रोल क्या है? इंसुलिन से ग्लूकोज का लेवल, डायबिटीज मेलाइटस मतलब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ है। इंसुलिन इज रिकमेंडेड टाइप 1 डायबिटिक। टाइप 1 डायबिटिक मतलब किसी को जेनेटिक डायबिटीज है, चाहे बाई बर्थ हो या 25-30 साल के पहले की डायबिटीज, जो हेरिडिटरी कैरेक्टर से आती है, टाइप 1 की डायबिटीज, यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बोलते हैं इसको, टाइप 1, राइट। और इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज जो 40 साल के बाद मोस्टली होती है, या 35-40 साल के बाद, जिसका जीन्स से कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी लाइफ स्टाइल बिगड़ गई है जिसकी वजह से वो डायबिटीज हुई है, वो किसी भी स्टेज में रिवर्स हो सकती है। टाइप 1 हो गई तो ये रिवर्स नहीं होगी, रिवर्स होगी खाली जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। ठीक है, तो सम काइंड ऑफ टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट, द इंसुलिन टाइप डोज फ्रीक्वेंसी एडमिनिस्टर द कस्टमाइज एज पर द नीड। देखो जो इंसुलिन की डोज है ये स्टैंडर्ड नहीं है। किसी इंसान का शुगर लेवल कितना बढ़ता है, कोई इंसान कितना एक्टिव है, इस बात पे डिपेंड करता है। इसलिए कितनी फ्रीक्वेंसी, कितने बार लेनी है। भाई कोई कोई है हफ्ते में 1 बार लेता है, कोई कोई दिन में 1 बार लेता है, कोई कोई आधी गोली लेता है, कोई 2-2 गोली लेता है ना। डोज फ्रीक्वेंसी सब डिपेंड करता है किस तरह की बॉडी की नीड है। एज द डेली प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन 30 से 40 यूनिट ये प्रोडक्शन है। मोस्ट डायबिटिक पेशेंट विल नीड रिप्लेसमेंट ऑफ दिस डोज। मोस्ट ऑफ द डायबिटिक पेशेंट को कम से कम इतनी डोज लेनी पड़ेगी जिनकी बॉडी में इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। बाय डिवाइडिंग द डोज, 2/3 विल गिवन इन द मॉर्निंग, 1/3 इन इवनिंग। मॉर्निंग में इंड्यूसिंग डोज दी जाती है, बाद में फिर मेंटेनेंस डोज दे दी गई। इंड्यूसिंग डोज ज्यादा होती है 2, ठीक है, बाद में धीरे धीरे करके
डोज को घटा दिया जाता है। डोज इज एडजस्टेड बाय मेकिंग द 4th यूनिट पर डे, 4 यूनिट पर डे, मीन्स डोज को दिन में जितनी भी डोज डॉक्टर ने बताई है उसको 4 बार या 2 बार, डिपेंड्स ऑन द बॉडी कंडीशन, उस हिसाब से डिवाइड कर लिया जाता है। आफ्टर मॉर्निंग ग्लूकोज एंड यूरिन ग्लूकोज, मीन्स मॉर्निंग मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करके, या यूरिन में ग्लूकोज यूरिया अगर किसी को है, मीन्स यूरिन में भी अगर ग्लूकोज पास हो रहा है, या ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या है, उसके बिहाफ पे फिर कितनी बार डोज देनी है और कितनी डोज देनी है ये डिसाइड हो जाता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की बात की जाए, अब देखो हमने कहा ना इंसुलिन का लेवल अगर घट गया, यहां तो एब्सेंट हो गया, घट गया तो ग्लूकागॉन का लेवल बढ़ जाता है, और जब जब ग्लूकागॉन का लेवल बढ़ता है तो वो लिपोलिसिस, भाई आपका इंसुलिन क्या कर रहा था, इंसुलिन के अगेंस्ट में ग्लूकागॉन काम करता है, ध्यान से समझो। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाता है। ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लूकागॉन इसको बढ़ाता है, ठीक, मींस जस्ट रिवर्स काम कर रहा है। इंसुलिन लिपोजेनेसिस कराता है, लिपोजेनेसिस कराता है, तुम्हारा ग्लूकागॉन क्या कराता है, लिपोलिसिस कराता है। और लिपिड मेटाबॉलिज्म में बायोकेमिस्ट्री में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो लिपोलिसिस का बीटा ऑक्सीडेशन का एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कीटोन बॉडी होती है, जिसकी वजह से कीटोएसिडोसिस बढ़ जाती है, कि बॉडी में कीटोएसिडोसिस हो जाती है। तो कंडीशन अराइजेस व्हेन द बॉडी कैन नॉट यूटिलाइज शुगर, बॉडी का जो ग्लूकोज है, बॉडी जो है उस ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पा रही, क्यों, क्योंकि यूटिलाइज करने के लिए इंसुलिन चाहिए और इंसुलिन बॉडी में है नहीं, तो फ्यूल नहीं मिल पा रहा है। इस फ्यूल क्या है, फ्यूल इंसफिशिएंसी है, किसकी वजह से, इंसुलिन की वजह से, दस फैट। अब इसकी वजह से होगा क्या, अब ग्लूकोज मिल नहीं पा रहा है ना, तो इसका मतलब बॉडी क्या डिटेक्ट करेगी, बॉडी में फ्यूल नहीं है, कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया है, भले कितना भी भरा पड़ा हो, लेकिन बॉडी डिटेक्ट नहीं कर पा रही है उसको, क्यों, क्योंकि इंसुलिन नहीं है, यूटिलाइज नहीं कर पा रही। फिर क्या करेगी, दूसरे नंबर पे जाता है फैट, तो फैट का डाइजेशन, क्योंकि ग्लूकागॉन भी बढ़ा हुआ है, और फैट के मींस लिपोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी, और इसकी वजह से लिपोलिसिस का एंड प्रोडक्ट कीटोन बॉडी, कीटोन एक्यूमुलेट हो जाएगी, जिससे क्या होगा, कीटोएसिडोसिस। ट्रीटमेंट कैसे करोगे, इंसुलिन दे दो, इंसुलिन का लेवल बढ़ गया, ग्लूकागॉन अपने आप घट जाएगा, और जहां ग्लूकागॉन घटा वैसे ही लिपोलिसिस बंद हो जाएगी, और जब लिपोलिसिस बंद हो जाएगी तो कीटोन बॉडी का लेवल अपने आप घट जाएगा, और इंसुलिन के देते ही सेल्स के अंदर ग्लूकोज का अपटेक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्लिनिकल यूज क्या, डायबिटिक कीटोसिस। डायबिटिक कोमा, इसी केस में कई बार तो इस स्थिति पे आ जाती है कि इतना भी ग्लूकोज नहीं होता है बॉडी में कि वो ब्रेन तक जाए, तो पेशेंट क्या चक्कर खा के गिर जाता है, कई बार कोमा में चला जाता है। कंडीशन मैनिफेस्टेड सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया, इतना ज्यादा ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन बिकॉज ऑस्मोटिक ग्लूकोज डायूरेसिस, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है तो वो पानी भी लेके चला जाएगा, ज्यादा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हो जाएगा तो डायूरेसिस हो जाएगी, एक्स्ट्रा ग्लूकोज फॉर्मेशन हो जाएगा, सो ग्लूकोज एक्स्ट्रा वो यूरिन से जाएगा, साथ साथ पानी को लेके जाएगा, पेशेंट में डिहाइड्रेशन हो गया, हाइपोवोलिमिक हो जाएगा एंड हाइपर ऑस्मोलरिटी हो जाएगी, पानी के साथ साथ सॉल्ट भी चला जाएगा। इंसुलिन एंड नॉर्मल सलाइन इस केस में इन्फ्यूज करते हैं पेशेंट को 2 लीटर हर 1-2 घंटे पे जब तक रिकवरी ना हो जाए, ठीक, और पेशेंट को प्रॉपर रिहाइड्रेटेड रखना है, पोटेशियम सप्लीमेंट, हेपेरिन, ये सारी चीजें, ताकि थ्रोम्बोसिस ना हो जाए। ब्लड का वॉल्यूम अगर कम हो जाएगा तो ब्लड में सेल्स उतनी हैं, पानी निकल गया तो जो ब्लड की सेल्स हैं वो क्लॉट ना बना दें, थ्रोम्बस ना बना दें, इसीलिए हेपेरिन का इंजेक्शन देते हैं ताकि कहीं ब्लड क्लॉट ना हो जाए, अदरवाइज हार्ट फेल्योर हो जाएगा। हाइपरकैलेमिया के केस में इंसुलिन की 1 यूनिट 3 ग्राम ग्लूकोज स्टिमुलेट इंट्रासेलुलर इन्फ्लक्स, पोटेशियम जो बाहर जा रहा, पोटेशियम का इन्फ्लक्स बढ़ा देता है, पोटेशियम का इन्फ्लक्स बढ़ा देता है कौन, इंसुलिन, ठीक। तो इस तरीके से
इंसुलिन ये हार्मोन जो है पॉलीपेप्टाइड नेचर, ये कंप्लीट जितना आपके सिलेबस में जरूरी था इतना सफिशिएंट मैंने पढ़ा दिया। क्लिनिकल यूज भी, फिजियोलॉजिकल यूज भी, किसी तरह की कोई समस्या हो तो कमेंट करो। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ओरल हाइपोग्लाइसीमिक नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। ओके, बाय।